हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा। लो जी, पाजी वापस आ गया है अपने हैशटैग्स लेके और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बल्ले बल्ले करवाने। भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का पहला चैप्टर लेके आ गया हूं और इस चैप्टर के वन शॉट में आपको अपने पेन और नोटबुक को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर कोई भी माइंड मैप नहीं बन सकता है, बट क्या आप नोट कर सकते हो आर द कीवर्ड्स, और उन कीवर्ड्स के अराउंड आपको बस बनानी है इंग्लिश। और देखो किस तरीके से आपके इस चैप्टर के आंसर्स रेडी होते चले जाएंगे। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माइंड मैप मैं नहीं, आप बनाएंगे, लेकिन पाजी आपको उसकी कक्षा के अंदर देगा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो चलो पेन और नोटबुक एक्टिवेट कर लो और चालू करते हैं डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला पोर्शन, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वेयर डू डी ब्लॉक एलिमेंट्स रिसाइड इन द पीरियोडिक टेबल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है और इस बेसिक इंट्रोडक्शन के तहत आपको इंपॉर्टेंटली इन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। अब अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ये एस और पी ब्लॉक के बीच में लाए करते हैं, राइट। सो पहला फिलिंग द ब्लैंक्स आपका रेडी हो गया। कौन सा पीरियड है? सो अगर आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड से आपके डी ब्लॉक स्टार्ट होता है और थर्ड ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स रिसाइड करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब क्लास 11th के अंदर हमने जब पीरियोडिसिटी पढ़ा था तो हमने देखा था कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो मेनली मेटल्स होते हैं और जो आपके पी ब्लॉक वाले हैं वो मेनली मेटलॉइड्स या नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली मेटल से नॉन मेटल्स में ट्रांजिट करने में हमें हेल्प करते हैं, इसीलिए इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। लेकिन क्या सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक के ट्रांजिशन है? तो जानते हैं थोड़ी देर में, बिकॉज उसके लिए हमें पहले यह जानना पड़ेगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। करेक्ट है? तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन की कहानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्या और कहां रिसाइड करते हैं। इन सब में अगर पाजी को कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करवाना है तो पाजी ये बोलेगा कि आपका जो सेकेंड वाला पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द बच्चे यहां पर थर्ड पीरियड से लिख के आते हैं, बट एक्चुअली में डी ब्लॉक फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट गलती है, प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा। करेक्ट है? चलिए फिर नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो बहुत इंपॉर्टेंटली मेरे मेंटर मुझे कहा करते थे कि बेटा अगर तुम्हें किसी भी ब्लॉक एलिमेंट्स को अच्छे से समझना है ना, तो आप उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले समझ लो, और अगर आपने उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सही से समझ लिया तो आपने बहुत अच्छे से उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, उन एलिमेंट्स की वैलेंसीज को समझ लिया। तो थोड़ा सा यहां पर 2 मिनट लेंगे और आपको क्लास 11th की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कहानी याद दिलाएंगे, जहां पर पाजी आपको यह बताएगा कि आपका 2 रूल लगते थे। एक था आपका आफ्बाउ रूल और दूसरा था आपका हंट्स रूल, राइट। तो ये रूल के तहत हमें यह पता चला था कि जो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होता है वो पहले फिल्ड होता है और जो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें पेयरिंग स्टार्ट होगा ओनली वंस दे आर सिंगली ऑक्यूपाइड। ठीक है? तो इस रूल को तो मैं यहां पर डायग्राम से ड्रॉ करके आपको बता दूंगा कि सपोज 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से। सो दिस इज वन वे ऑफ फिलिंग एंड द अदर वे ऑफ फिलिंग 5 इज 1 2 3 4 एंड 5। तो इस केस में हंट्स ने बोला था ये बिल्कुल करेक्ट है और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, राइट। दैट्स हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्लास 11 की कहानी है, ज्यादा इसके अंदर टेंशन नहीं लेना है। हाँ, एनर्जी जो है वो आपको याद होनी चाहिए। सो लोएस्ट एनर्जी को कैसे पहचाने और किस तरीके से जाने, तो उसके लिए पाजी आपको एक मस्त ट्रिक देने जा रहा है। सो हैशटैग पाजी ट्रिक, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बढ़िया से लिख लेना। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। फिर आता है दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फिर आता है फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है? तो इस चीज में अगर आप देखो तो आपका जो एस है वो 1 से स्टार्ट होता है। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली P2 से स्टार्ट होता है 3 4 5 एंड 6,
एंड डी 3 से स्टार्ट होता है, 4 एंड 5, एंड एफ 4 से स्टार्ट होता है. सो दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. और इनमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके जो s ऑर्बिटल्स हैं उनमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10 और f में मैक्सिमम 14. अब अगर आपने इस ट्रिक को सही तरीके से समझ लिया तो माय डियर फ्रेंड आपके कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान हो जाएगा. ये थी पाजी की हैशटैग ट्रिक. ठीक है, अब समझो. अब सपोज करो कि मैंने आपको एक डी ब्लॉक एलिमेंट दिया और मैंने बोला कि भैया आयरन 26 को भर दो. तो बच्चा बोलता है बहुत सिंपल सर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. अब अगर आप देखोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये बेसिकली आर्गन को बिलोंग करती है. यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. अब 3p के बाद 3d नहीं भरता है, पहले 4s2 भरेगा, दैट इज बेसिकली 18 + 2 20, एंड यहां पर 3d 6 हो जाएगा. सो अगर आपसे कोई पूछ ले कि आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या, तो आप लिख सकते हो आर्गन 3d6 4s2. अब देखो भरता पहले है 4s, लेकिन वो एक्चुअली में आयरन का वैलेंस शेल है. वाई? बिकॉज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट है वो आपकी वैलेंस शेल है. करेक्ट है? तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. तो इसी तरीके से मेरे मेंटर मुझे कहा करते थे कि अगर आपने इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सही से समझ लिया तो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगी. क्योंकि जैसे ही आप ये 3d6 देखोगे तो आप बिल्कुल गेस वर्क करे बिना 1 2 3 4 और 5 और 6. अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि आयरन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप बहुत ही आसानी से ये बता दोगे कि इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो देखा बच्चों, एकदम कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होते ही आपके डी ब्लॉक की आधी कहानी तो क्लियर हो जाती है. बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस गिव रीजंस जो डी ब्लॉक में आते हैं उसमें सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर कैलकुलेट करना आता है तो आपकी कहानी आसान हो जाती है. और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का के पाजी ने बता दिया है कॉन्फ़िगरेशन करे बिना नहीं आने वाला है. तो बहुत इंपॉर्टेंटली इस कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक को अच्छे से नोट डाउन करना और इस कॉन्फ़िगरेशन को सही से कर देना. ठीक है, सो सबसे पहले इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे. अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर अभी अभी आपने नोट किया हो कि nth शेल का s जब भरता है तब n-1 का d भरता है. 4s भर रहा था उस वक्त 3d भर रहा था. Therefore, the general electronic configuration goes something like ns1 to 2, n-1d 1 to 10, except palladium जिसमें ns0 भी हो जाता है. अब ध्यान देना, सिर्फ पैलेडियम ही ऐसा एलिमेंट है जो ns0 होता है. इसके अलावा या तो ns1 होगा या ns2 होगा. परफेक्ट है. फिर मॉडर्न केमिस्ट्री ने हमको बहुत सारी चीजें बताई और हमें पीरियोडिक टेबल से क्या करवाया, वाकिफ करवाया. अब उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कुछ ऐसे दिखते हैं और इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करना है वो ये है कि आपकी जो पहली सीरीज है जो स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाती है ये आपको पूरी की पूरी याद होनी चाहिए. ठीक है, ये पूरी की पूरी याद होनी चाहिए. सो स्कैंडियम से जिंक 21 से 30 एटॉमिक नंबर तक विद देयर कॉन्फ़िगरेशन. ओके, अब कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखोगे यहां कॉमन जो कॉन्फ़िगरेशन चलेगा वो आर्गन चलेगा और ये 3d1 से लेके 3d10 तक जाएगा और साथ में 4s2 एंड 4s2 भी घूमेगा. अब ध्यान ये रखना है कि आप जब फ्लो में इस कॉन्फ़िगरेशन को भर रहे हो तो क्रोमियम एंड कॉपर ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर होना चाहिए था 3d4 4s2 बट वो 3d5 4s1 हो जाता है. सिमिलरली कॉपर जो कि होना चाहिए था 3d9 4s2 वो हो जाता है 3d10 4s1. ओके, अब दिस अकाउंट्स ये मैक्सिमम बच्चे यहां पर जानते होंगे कि डी ब्लॉक डी सबशेल उसके अंदर जब 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो ऐसे को हम लोग हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी बोलते हैं और इसी के अंदर जब 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं
तो उसे हम लोग बोलते हैं फुली फिल्ड स्टेबिलिटी। दैट इज वाई एस सबशेल से डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जंपिंग जपैक कर सकते हैं, और उस जंपिंग जपैक के अंदर क्रोमियम और कॉपर जो है उनको स्टेबिलिटी मिलती है ऑन दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एक ऑड वन आउट कॉन्फ़िगरेशन है इन 3D सीरीज। ठीक है बच्चा। फिर बात आती है यूट्रियम से लेके कैडमियम तक की। अब यूट्रियम से लेके कैडमियम तक आपको सारे एलिमेंट्स याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले दो एलिमेंट्स दैट इज यूट्रियम एंड जिरकोनियम, एंड लास्ट के 3 एलिमेंट्स दैट इज पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, ये याद होने चाहिए। बाकी अगर आप याद नहीं भी रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े आराम से बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओगे। सिमिलरली जब हम लैंथेनम वाली सीरीज में जाते हैं, तो लैंथेनम वाली सीरीज में पहले दो एलिमेंट्स लैंथेनम एंड हॉफनियम, एंड लास्ट के 3 एलिमेंट्स दैट इज प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्करी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब जैसे इस सीरीज में 3D भर रहा था, वैसे ही इस सीरीज में 4D भरेगा, इस सीरीज में 5D भरेगा, और एक्टिनियम वाली सीरीज में 6D भरेगा। इसीलिए इन सीरीज को इनके डी ऑर्बिटल फिलिंग से नाम दिया गया। ओए होए काके, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज। वैसे ही दिस इज नोन एज 4D सीरीज, दिस इज नोन एज 5D सीरीज, एंड दिस इज नोन एज 6D सीरीज। और बहुत बार मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके बोर्ड एग्जामिनेशन में, हर जगह ये एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंगली पूछा जाता है कि 3D सीरीज लाई इन विच पीरियड। ठीक है, लाई इन विच पीरियड। तो मैक्सिमम बच्चे इसमें ऑप्शन ए दैट इज 3 टिक करके आते हैं, एंड वहीं पे आप गड़बड़ हो जाओगे। भैया n-1D जब भर रहा है तब nth शेल का s भर रहा होगा, और वो ही उसका पीरियड नंबर है। सो एक्चुअली दिस इज इन द 4th पीरियड। तो जिस डी सीरीज का पूछा हो +1 करके आप उसका पीरियड नंबर लिखना। दैट इज द ट्रिक, दैट इज द क्वेश्चन सॉल्विंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेनी है। ओके, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं थ्रो करते रहूंगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस ये वन शॉट के बाद हम डी ब्लॉक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें बहुत आसानी से ये डी ब्लॉक एकदम परफेक्टली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। करेक्ट है? चलिए, तो ये हो गई बात हमारी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स की। करेक्ट है? क्रोमियम एंड कॉपर एक्सेप्शन है। मॉडर्न केमिस्ट्री ने हमें सजेस्ट किया कि भैया सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन करने के लिए मेटल से नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी में ट्रांजिशन करने के लिए एलिमेंट के पास होने चाहिए पार्शियली फिल्ड डी सबशेल। देखो ध्यान से नोट डाउन करना, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल, वो फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए इन इट्स 2 स्टेट्स। कौन सी है वो 2 स्टेट? ग्राउंड स्टेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर उसके पास पार्शियली फिल्ड आ गया तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा, अदरवाइज वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी गई है। फॉर एनी एलिमेंट टू बी ट्रांजिशन इट शुड हैव पार्शियली फिल्ड डी सबशेल इन ग्राउंड और फ्री स्टेट एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं मेरे प्यारे दोस्तों जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट नहीं हो पाते हैं, एंड दैट इज जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। क्योंकि इनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे तो वो +2 आता है, और इनका ग्राउंड स्टेट आप देखोगे तो उसमें भी D10 कंप्लीटली फिल्ड रहता है। तो इस चीज का बहुत 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 खास ध्यान रखना है आपको कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं। ओके, दे आर नॉट ट्रांजिशन। तो कई बार क्या होता है, आपका जो एग्जामिनर है ना वो खाली इतना सा वर्ड यूज कर लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो उसमें जिंक ऑप्शन होगा, आपको वो टिक नहीं करना है क्योंकि जिंक ट्रांजिशन नहीं है। बट अगर वो क्वेश्चन के अंदर पूछ ले विच ऑफ द 3D सीरीज एलिमेंट्स, तो उसमें आपको जिंक को भी इंक्लूड करना है। करेक्ट है? आई होप आपने ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से और बढ़िया से लिख ली होगी। अब अगर आप देखेंगे तो मैं आपके लिए इन सारे एलिमेंट्स का क्या लेके आ गया हूं, कॉन्फ़िगरेशन लेके आ गया हूं। और उस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखेंगे तो ऐसे एलिमेंट्स जो
अलग कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं उनको मैंने अलग कलर से मार्क कर दिया है यहां पर, ठीक है। लेकिन उन सब में से आपको किन एलिमेंट्स पे ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको मार्क करवा दिया है। क्रोमियम, कॉपर, ठीक है। कॉपर के नीचे जो उसका पूरा ग्रुप है दैट इज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सब में ये एक्सेप्शन है। एंड देन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन इज पैलेडियम, जिसमें NS 0 हो जाता है। बस इस चीज का ध्यान रखना। बाकी आई थिंक आपको मैंने बता दिया है कि कौन से एलिमेंट्स पे आपको फोकस करना है, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास कुछ स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप जब इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखोगे और पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि यार वाओ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है यार। अगर आप देखेंगे तो इनमें मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी भी है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एंड अगर आप देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत तगड़ा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत मजेदार हायर साइड पे आता है। उसका फाइनेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं तो बल्ब के अंदर आप टंगस्टन वायर का यूज करते हो। आपको पता है टंगस्टन वायर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? हाँ, गूगल करिए, सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए यार, पाजी आपके साथ इंटरैक्ट करने के लिए वेट कर रहा है भाई। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सर्च करिए और अपनी गूगल हिस्ट्री सुधारिए, है ना, साइंटिफिक करिए उस चीज को। ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इन सब का कारण एक ही है, इन सब का कारण है ये है किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का क्रिस्टल लैटिस। इस पॉइंट को अच्छे से इंपॉर्टेंटली नोट करिएगा। सो दिस इज बेसिकली क्रिस्टल लैटिस, और इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये जो पर्पल डॉट्स आपको यहां पर दिख रहे हैं, दीज आर फ्री डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो पिंक कलर के आपको पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कर्नेल्स, ठीक है। तो कर्नेल्स पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रखे हैं, वो और कर्नेल के बीच में देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को मेरे प्यारे दोस्त बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, ओके। अब ये जो मेटालिक बॉन्ड है, दिस स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड लीड्स टू दीज प्रॉपर्टीज। बट बच्चा ये पूछता है कि सर ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से? तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये चीज बहुत अच्छे से बता देने वाला हूं कि आपके ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आते हैं, ओके। सो अगर आपसे इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ लिया जाए कि why d block elements have high melting point, why d block elements have they are good conductors of heat and electricity, why they have high tensile strength, why they are good malleable and ductile, so उसमें आपको बस आंसर में ये लिखना है, due to the presence of free unpaired delocalized electrons which forms strong force of attraction called metallic bond which leads to dash dash dash। जो भी प्रॉपर्टी पूछी है वो प्रॉपर्टी आपको वहां पर लिख देनी। सो एक ही सिंगल कीवर्ड, और ये आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। और इसीलिए जब आप ग्राफ में देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट का जब आप ग्राफ देखोगे तो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट आपको 3D सीरीज में क्रोमियम का आता हुआ दिखेगा। और उसका कारण है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो आप 3D5 4s1 है। अब अगर आप देखोगे तो 5 और 1 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर। दिस 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू व्हाट माय डियर फ्रेंड, लीड्स टू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, करेक्ट है। फिर अगर आप देखोगे तो क्रोमियम के बाद मैंगनीज में एक ऑफसेट आ जाता है। अब ये मैंगनीज का मेटालिक बॉन्ड वीकर क्यों हो गया, क्यों उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो गया? उसका कारण वापस उसकी कॉन्फ़िगरेशन में है 3D5 4s2। तो अगर आप देखोगे तो 5 मतलब हाफ फिल्ड, 2 मतलब फुली फिल्ड। तो यहां पर आपका काफी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है मेरे बच्चे। उस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से
डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा मैंगनीज में नहीं हो पाते हैं, सो नो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स विच लीड्स टू वीक मेटालिक बॉन्ड एंड हेंस द मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूसेस। तो ये जो ऑफसेट है ये ग्राफ देके आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। और जनरली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिकली इन सीबीएसई एग्जामिनेशंस कि आपका जो सेक्शन डी होता है ना, केस बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें जनरली डी ब्लॉक का एक केस बनाया जाता है और उसमें ये ग्राफ दिया जाता है और फिर ग्राफ के बेसिस पे इस तरीके से ऑफसेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। तो इस ग्राफ को अच्छे से और बढ़िया से नोट डाउन करो। यहां पर वीडियो को पॉज करना है और जो ये कीवर्ड्स है ना, इन कीवर्ड्स को अच्छे से प्रॉपर्टीज के साथ लिख लेना है। परफेक्ट है। चलिए, तो लिख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बिग प्रॉपर्टी की, एंड दैट इज नथिंग बट एटॉमिक रेडियाई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। इसमें सबसे पहले एक छोटा सा ग्राफ, इस ग्राफ को वापस समझने की कोशिश करेंगे। आप अगर नोटिस करेंगे तो यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आपने कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये चीज समझी थी कि एटॉमिक रेडियाई को बैलेंस करने के लिए दो फोर्सेस जो हैं वो लगती हैं क्लास 11th में, और वो दो फोर्सेस का नाम यहां पर लिखने जा रहा हूं। एक का नाम है Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो बेसिकली क्या कर रहा है, वैलेंस शेल को अपनी तरफ खींच रहा है, और एक है आपका शील्डिंग, दैट इज नथिंग बट फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट। अब ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये रेडियाई को बढ़ाना चाहता है और जो Z इफेक्टिव है वो रेडियाई को घटाना चाहता है। इन दोनों फोर्सेस के बैलेंस से आपको मिलता है एटॉमिक रेडियाई एक पर्टिकुलर एलिमेंट का। अब जनरल ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक रेडियाई ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज होता है, राइट। वी नो दिस, वी हैव डन दिस इन क्लास 11th। तो अगर मैं इस पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखूं तो पहले 5 एलिमेंट्स तक आपका ऑलमोस्ट रेगुलर डिक्रीज देखने को मिलेगा। सो इट्स डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग। व्हाई? बिकॉज यहां पर Z इफेक्टिव जो है दैट इज मच मच पावरफुल देन द शील्डिंग, बिकॉज D ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। यहां पर D1 है, फिर D2 है, फिर D3 है, फिर D4 है, फिर D5। लेकिन जैसे ही हम आयरन, कोबाल्ट और निकल की बात करते हैं तो यहां पर पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है। अब पेयरिंग स्टार्ट होने की वजह से शील्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो स्लाइटली बढ़ जाता है। तो देयरफॉर आपका जो Z इफेक्टिव है वो नियरली शील्डिंग के इक्वल हो जाता है, एंड हेंस ये 3 के अंदर आपको एटॉमिक रेडियाई में कुछ मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हां, हो डिक्रीज ही रहा है, बट यहां पर रेगुलर डिक्रीज था। यहां पर लेट्स से इफ दिस इज 150 पिकोमीटर तो दिस वुड बी 149 पिकोमीटर, दिस वुड बी 147 पिकोमीटर। तो 2 या 3 पिकोमीटर का एवरेज फर्क, राइट। और फिर जब हम लास्ट कॉपर एंड जिंक की बात करें 3D सीरीज में, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो यहां D10 काफी स्ट्रॉन्ग शील्डिंग आ गया, बिकॉज अंदर के जो ऑर्बिटल्स हैं वो पेयर्ड हो गए, एंड दैट इज वाई यहां पर शील्डिंग जो है that overpowers your Z effective. Okay, so left to right में आपके ट्रेंड में प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज आपका Z इफेक्टिव और शील्डिंग पेयरिंग ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो वो फोर्सेस किस तरीके से चेंज हो रही हैं वो लेफ्ट टू राइट में हमने देखा। अब होता कैसा है, आपको ये ग्राफ दिया जाता है और बोला जाता है एक्सप्लेन द ट्रेंड फ्रॉम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो आपको कैसे लिखना है, लेफ्ट टू राइट फर्स्ट 5 एलिमेंट्स देयर इज अ रेगुलर डिक्रीज, then there is a constancy, and then there is slight increase in the atomic radii because ting ting ting. Okay, perfect. फिर अगर हम बात करें कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो अपने को पता है कि हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि वो इंक्रीज होता है, राइट। तो स्कैंडियम से यूट्रियम अगर आप देखोगे, सो देयर इज अ रेगुलर इंक्रीज यू विल सी, बट यूट्रियम से लैंथेनम यू विल सी कि आपका इंक्रीज बहुत कम है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और जैसे जैसे इन सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो 3D से 4D, ध्यान से देखना,
3D से 4D सीरीज आपको रेगुलर इंक्रीज देखने को मिलेगा, लेकिन 4D से 5D सीरीज में जाते हुए आपको रेडियाई में कांस्टेंसी दिखेगी। तो क्वेश्चन यहां पर यह आता है दैट ऑन मूविंग फ्रॉम 4D टू 5D सीरीज व्हाई देयर इज कांस्टेंसी सीन। तो बस वहां पर बहुत आसानी से और बहुत बढ़िया से आपको दो मैजिकल वर्ड्स में आंसर देना है, एंड दैट इज नथिंग बट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, वो फिनोमिना क्या होता है, वो मैंने आपको यहां पर दे दिया है। आप बहुत आराम से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दैट ड्यू टू द फिलिंग ऑफ एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन्स। सो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि स्कैंडियम से यूट्रियम से लैंथेनम इज ओके, बट जब आप टाइटेनियम से हॉफनियम और हॉफनियम से जिरकोनियम जा रहे हैं, टाइटेनियम से सॉरी जिरकोनियम और जिरकोनियम से फिर हॉफनियम जा रहे हैं, तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर लैंथेनॉइड एलिमेंट्स जो हैं वो लाई करते हैं, जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट। अब इनमें जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ सबशेल में जा रहा है, और इसकी वजह से ये बहुत पुअर शील्डिंग करता है। एफ इज अ वेरी वेरी पुअर शिल्डर। तो Z इफेक्टिव है ना, काफी लार्जली इंक्रीज हो जाता है। सो ड्यू टू द फिलिंग ऑफ एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन्स विच आर पुअर शिल्डर, there is increase in the effective nuclear charge which leads to contraction in atomic radii. This phenomena leads to the constancy of 4D and 5D series के atomic radii, and this phenomena is known as lanthanoid contraction. Very very important my dear friend. प्लीज यहां पर बढ़िया से वीडियो को पॉज करके इस फिनोमेना को अच्छे से लिख लीजिएगा। करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, एंड देन वी टॉक अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द एटम टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल व्हेन इट इज इन द आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। अब आपको ये डेफिनेशन कोई पूछने नहीं वाला है, बट क्या आपको समझ में आना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? ठीक है, तो सबसे पहली चीज ऑब्वियसली इज एटॉमिक रेडियाई। सो आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियाई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि भैया जिधर एटॉमिक रेडियाई घट रहा है उधर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आयोनाइजेशन एनर्जी का Z इफेक्टिव। दैट इज जिधर जिधर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ा हुआ है न्यूक्लियस ने, तो मेरे प्यारे दोस्तों भैया इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा? ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा। बट तीसरा फैक्टर मैक्सिमम बच्चे मिस आउट कर जाते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का खेल। और यहीं से मेरे प्यारे दोस्तों सवाल बनते हैं कि जो आपका हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल होता है ना, वो एक्चुअली में मोर स्टेबल होता है, एंड हेंस वहां पर आयनाइजेशन एनर्जीज में डिस्टॉर्शंस आएंगे। परफेक्ट है। तो उन्हीं पॉइंट्स को मैंने मटेरियलाइज करके आपके लिए मस्त चकाचक एकदम बढ़िया से एनसीईआरटी को यहां पर निपटा दिया है। तो पाजी की इस कक्षा के अंदर आपको एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो पहला पॉइंट अगर हम देखें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, अक्रॉस ट्रांजिशन सीरीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। फिर अगर आप देखोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट शोज इर्रेगुलर ट्रेंड। अब ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाई डज इट शो इर्रेगुलर ट्रेंड? तो आपको वहां पर कीवर्ड्स में आपके पास है, कीवर्ड्स है बिकॉज ns इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बिफोर n-1 d इलेक्ट्रॉन्स and removal of one electron changes the relative energies between ns and n-1 d. That is why there is irregular trend in ionization energies. अब this is a very very odd one out question, और ये जब पूछा तो मेरे प्यारे दोस्तों ने, मेरे प्यारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया, and you won't believe we achieved 70 on 70 for 5 students in that batch. क्योंकि हमने बहुत डिटेल में एनसीईआरटी को रीड किया था और इस तरीके से हमने उनको पॉइंट्स लिखवाए हुए थे। तो बस अगर आपने पेन और नोटबुक एक्टिवेट रखा हुआ है तो पाजी आपको प्रॉमिस कर रहा है कि डी ब्लॉक में से आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। आई प्रॉमिस यू दैट, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी,
स्टेबलाइजेस हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जीज में डिस्टॉर्शंस दिखेंगे एट D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी की वजह से इफ यू विल ऑब्जर्व कि Mn प्लस और क्रोमियम प्लस, Mn प्लस और क्रोमियम प्लस में Mn प्लस का आयनाइजेशन एनर्जी कम है एंड क्रोमियम प्लस का ज्यादा है। उसका कारण है कि Mn प्लस का कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5 4s1, तो ये तो भैया एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 3d5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में जाना चाहेगा, whereas chromium plus is already at D5 stability and therefore उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। सो अगर मैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज की बात करूं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज में आपको ज्यादा रेगुलर ट्रेंड नहीं दिखेगा, बट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैंगनीज इज लोअर कंपेयर टू क्रोमियम, जबकि होना ज्यादा चाहिए था। लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट यहां डिक्रीज हो जाती है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली व्हेन यू विल गो फॉर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में आयरन और मैंगनीज में प्रॉब्लम हो जाती है। अगेन प्रॉब्लम वही कि आयरन +2 जो है वो D6 कॉन्फ़िगरेशन पे है, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और 3d6 में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके D5 कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहेगा, whereas Mn+2 is already D5 स्टेबल। सो अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो लॉस ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा, और अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो इसीलिए आसानी से आयरन एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। देयरफॉर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में आयरन की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मैंगनीज से कम हो जाती है। व्हाई दिस इरेगुलर ट्रेंड is because of D5 and D10 stability, correct है? So this was all about ionization energy. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है यहां पर जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे प्यारे दोस्तों इज द चार्ज ऑन एनी एलिमेंट व्हेन इन कंपाउंड स्टेट, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया H का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं, क्योंकि वो एलिमेंटल स्टेट में है। लेकिन यही H को अगर मैंने Cl से बॉन्ड कर दिया तो बच्चा तुरंत बोलेगा सर ये +1 और ये -1। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्यों इसी को माइनस बोला और इसको प्लस? तो बच्चा जानता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो नेगेटिव स्टेट में रहता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो आपका पॉजिटिव स्टेट में रहता है। And these all elements are basically metals. Metals have tendency to lose electron. Clear है बच्चा? तो इनकी जब ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप देखोगे तो एक बड़ा अतरंगी सा पैटर्न देखने को मिला। अब अगर उस पैटर्न को आप नोटिस करोगे तो पहले तो इफ यू विल ऑब्जर्व कि मैक्सिमम एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। ओके, सो मैक्सिमम एलिमेंट्स, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखवाते जाऊंगा कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं डी ब्लॉक के अंदर। अब ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि आपके N-1D के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। nth शेल के तो कर ही रहे हैं, बट N-1D के भी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब पैटर्न नोटिस करो, पैटर्न नोटिस करोगे तो स्कैंडियम एंड जिंक ये दो ही एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज में जो 1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। उसमें भी ये जो है वो आपका नॉन ट्रांजिशन है। देखो यहां पर आपके एग्जामिनर आपके साथ खेलेंगे और ये आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करोगे। क्लियर है बच्चा? अब अगर आप देखो तो जिंक जो है वो ट्रांजिशन है। अब क्वेश्चन बच्चे ध्यान से सुनना, क्या पूछ लिया? क्वेश्चन पूछ लिया विच ट्रांजिशन एलिमेंट इन 3D सीरीज शोज 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, विच ट्रांजिशन एलिमेंट? तो वो तो जिंक हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? क्या बोलो हाँ कि ना? अब यहां पर मैक्सिमम बच्चे सोच रहे हैं 1 मिनट सर, जिंक तो नॉन ट्रांजिशन होता है ना? हाँ, तो पाजी आपका अटेंटिवनेस ही चेक कर रहा है मेरे बच्चे। जिंक इज नॉट ट्रांजिशन, जिंक तो
नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है भाई। डी फुली फिल्ड है, हां छोड़ना नहीं। और आपका जो स्कैंडियम है वो मेरे प्यारे दोस्तों ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो विच ट्रांजिशन एलिमेंट शोज अ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट? आंसर है स्कैंडियम। विच नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वन ऑक्सीडेशन स्टेट? द आंसर इज जिंक। Which 3D series element shows one oxidation state? The answer is scandium and zinc both. आप देख रहे हो, खाली वर्ड्स के साथ चेंज किया और कहानी में ट्विस्ट। करेक्ट है। दूसरा एक पैटर्न नोटिस करिए कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस अप टू मैंगनीज। ओके, एंड देन इफ यू विल ऑब्जर्व, उसके बाद आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ व्हाई इज दैट सो? तो मैक्सिमम बच्चों ने यहां गेस वर्क मार ही दिया होगा, और वो गेस वर्क मुझे पता है पाजी के बच्चे यार सही गेस वर्क करेंगे कि सर यहां पर पेयरिंग ऑफ डी सबशेल इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज कर लेते हैं। एंड दैट इज द परफेक्टली राइट आंसर। यहां तक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे, इसीलिए जितने डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने एस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों मिलके क्या करते हैं? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। और इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि भैया मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, तो D5S2, आप देखो 5 + 2 टोटल 7, दिख रहे हैं? ऐसे 5 + 1 टोटल 6, ऐसे ही 4 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 + 2 तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5, यहां पर 2 + 2 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 4। तो ये पाजी क्या कर रहे हो? पाजी N-1D के इलेक्ट्रॉन्स और NS इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं। सिंपल, करेक्ट। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर पूछ ली जाती है वो ये कि क्रोमियम का जो +1 स्टेट है उसमें तो क्रोमियम D5 हो जाता है, फिर भी वो उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। वो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में जाके मैक्सिमम स्टेबिलिटी दिखाता है। तो इसका कारण है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जहां हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्टडी की है, और पाजी का ये वन शॉट भी बहुत जल्द आने वाला है। उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्टडी में आप ये पढ़ोगे कि आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं दे बेसिकली स्प्लिट इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, एंड उसकी वजह से T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और क्रोमियम का T2G हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी आ जाता है, विच इज इवन मोर स्टेबल कंपेयर टू D5 कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट है। सो इसीलिए क्रोमियम का +3 जो है वो ज्यादा स्टेबल है। इस चीज का खास ध्यान रखना है, वो +1 पे नहीं रुकता है। जनरली पानी एक्वा लिगेंड है, उसके प्रेजेंस में ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं। सॉल्यूशन के अंदर ये एक्वा जो है उसको +3 में लेके जाता है। करेक्ट है। दैट्स वन पार्ट। देन देयर इज वन मोर पार्ट ओवर हियर जिसमें कॉपर, इंटरेस्टिंग फीचर, कॉपर की अगर मैं बात करूं तो कॉपर होता है D10S1, और कॉपर +1 की बात करूं तो वो होता है D10। अब बच्चा बोलता है सर ये तो स्टेबल हो गया ना? हाँ हो गया ना बच्चे, मैंने क्या मना किया। लेकिन आप देखो कॉपर अपनी +2 स्टेट दैट इज D9 कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा स्टेबल है। ये जो हमने रेड मार्क किए हुए ना, ये बेसिकली आपकी स्टेबिलिटी, इन सब में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है वो बता रहा है। ठीक है, तो कॉपर का +2 इज मोर स्टेबल इन कॉपर +1, राइट, कंपेयर टू कॉपर +1 इन एक्वस सॉल्यूशन। ये बहुत ध्यान रखना, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपका कॉपर +2 इज मोर स्टेबल कंपेयर टू कॉपर +1। अब इसका कारण पूछ लिया जाता है कि व्हाई इज दैट सो? तो उसका कारण है कॉपर +2 का वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी which compensates for high ionization energy too। अब ये मैक्सिमम बच्चे मिस आउट कर जाते हैं, प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा। ये मैक्सिमम बच्चे मिस आउट कर जाएंगे।
कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वो बच्चे मिस आउट कर जाते हैं। प्लीज इस चीज का खास 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 ध्यान आपको रखना है। करेक्ट है। इसके अलावा फिर ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हुए हैं विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मैं सिर्फ वो पॉइंट्स स्क्रीन पे ले आऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। परफेक्ट है। फिर एक्सेप्ट स्कैंडियम द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट is +2. Why? Because loss of 4s electrons leads to ionic bond and that's the reason आपका जो +2 स्टेट है वो मोस्ट कॉमन है। फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की जब हम बात करते हैं तो वो या तो फ्लोरीन के साथ दिखेगा या ऑक्सीजन के साथ, और उसमें भी डिस्पाइट ऑफ फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन विन्स ओवर फ्लोरीन, राइट? सो most stable, highest stable oxidation state is seen mainly with oxygen. Why? उसका कारण है मेरे प्यारे दोस्तों, it is because oxygen has tendency to form pi bonds. तो lesser steric hindrance आता है, right? So because oxygen has tendency to form pi bonds leads to less steric hindrance around the central metal atom, CMA. सो मैंगनीज जिसको +7 तक जाना है वो अगर 7 फ्लोरीन से बॉन्ड करेगा, क्योंकि वो तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, तो फ्लोरीन आपस में स्टेरिकली रिपेल करेंगे। लेकिन वही चीज उसको ऑक्सीजन के साथ करना है तो 4 ऑक्सीजन इनफ है मैंगनीज को +7 ले जाने के लिए। वाई? बिकॉज दिस हैज टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। मैं साथ साथ में क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं। यस, वीडियो थोड़ा लंबा दिखेगा आपको, लेकिन आप ट्रस्ट करो, ये अगर आपने वीडियो सही से कर लिया तो आपका डी ब्लॉक कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है, राइट? फिर वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स डी ब्लॉक के अंदर अगर आप नोटिस करो तो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट से इंक्रीज हो रहा था, +2 के बाद +3, 4, 5, 6, 7। लेकिन यही चीज जब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइक पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक में, नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं हम उनको, उनमें अगर आप देखोगे तो पी ब्लॉक के अंदर द वेरिएबिलिटी इज देयर बट दैट इज इंक्रीजिंग बाय +2 स्टेट। ओके, सो ऐसा क्वेश्चन 2025 एंड 2024 के पेपर में डी ब्लॉक के सेक्शन डी वाले पार्ट में पूछा गया था, और क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन state variability of D block compared to normal elements, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो उसमें आपको ये बताना है सबसे पहले that in normal elements the oxidation state increases by 2 units whereas in D block elements it increases by 1 unit. Point number 1. Point number 2, this is because of the participation of unpaired electrons in n-1d subshell. ठीक है, it is because of this. तो बस ये कीवर्ड मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज अच्छे से इसको नोटिस करिए और अपने किताब में इसको लिखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है? तो दिस इज द रीजन, जैसे मैंने आपको बताया। फिर हम आगे बात करेंगे तो एलिमेंट्स शो ग्रेटेस्ट नंबर इन द मिडल, वो हमने आपको बता दिया। फर्स्ट 5 एलिमेंट्स कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो वो भी बता दिया। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द सम within a group, the maximum oxidation state increases with atomic number. This is again a very very important point, जहां पर वो क्या बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि सपोज आप क्रोमियम की बात करो, उसके नीचे मॉलिब्डेनम की बात करो, उसके नीचे टंगस्टन की बात करो, तो अगर इस ग्रुप में आप देखेंगे तो डी में 5 अनपेड और एस में 1, तो 5 + 1 टोटल 6 ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। और उसमें वो ये बात कर रहा है कि क्रोमियम का +6 अगर मैं कंपेयर करूं विद मॉली का +6 विद टंगस्टन का +6, तो भैया
टंगस्टन का +6 इज मोर स्टेबल कंपेयर टू क्रोमियम का +6. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, और इसीलिए यहां से कई बार क्वेश्चन बनता है दैट क्रोमियम +6 acts as a oxidizing agent whereas tungsten +6 cannot. तो उसका कारण है कि क्रोमियम +6 जो है इट विल रिड्यूस इटसेल्फ टू क्रोमियम +3. क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल नहीं है तो ये अपनी T2G हाफ फील्ड में क्या करेगा, अपने आप को कन्वर्ट करेगा, और जब वो कन्वर्ट करेगा तो वो रिडक्शन करेगा तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा. जबकि टंगस्टन में वो पावर नहीं है. टंगस्टन का +6 इज मोर स्टेबल कंपेयर टू इट्स +3. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आपने लिख डाला तो लाइफ काके जिंगा लाला. हाँ, तो डी ब्लॉक के अंदर आपको ये अच्छे से और बढ़िया से क्वेश्चंस ही नोट करने हैं. हाँ, थ्योरी तो भैया कभी कंप्लीट नहीं होगी इस चैप्टर की, और थ्योरी में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठ गए तो 100% आपको नींद आनी है. तो इसीलिए एनसीईआरटी की थ्योरी नहीं, पाजी का ये वन शॉट देख लो, कहानी खत्म हो जाएगी. सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिए हैं. हाँ, तो बहुत बढ़िया. चलो आ जाओ, यहां पर देखो. फिर बात आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की. अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, वी हैव ऑलरेडी डन इन चैप्टर नंबर 2. अगर आपने वो चीज नहीं देखी है तो जाओ भाई चैप्टर 2 का वन शॉट देख के आओ, आपको पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है. सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि जब आपका M का प्लस, दैट इज कोई भी एलिमेंट का प्लस स्टेट इलेक्ट्रॉन को गेन करके M में जाए तो इस रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं. और इसके वक्त, इस रिएक्शन के वक्त जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं विद E0. ओके, अब अपने ने ये चीज ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ ली है, लेकिन यहां पर हमें एक ट्रेंड नोटिस करना है, और उस ट्रेंड को नोटिस करते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है और उनके गिव रीजंस को ध्यान से समझना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मैं यहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज लेके आया हूं. ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट की है वो आपको प्लीज ध्यान रखना है. दिस इज E0 M2+ गोइंग टू M की वैल्यू है. ठीक है, सो 2+ से जब बच्चा आपका एलिमेंट जो है वो M में कन्वर्ट हो, इस रिएक्शन के दौरान जो आपका पोटेंशियल है जनरेट होता है, वो पोटेंशियल की वैल्यूज में यहां लेके आया. तो सबसे पहले इन वैल्यूज को जब आप नोटिस करोगे तो इन वैल्यूज को नोटिस करते ही आपके दिमाग में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आएगी. वो ये है कि सर सबकी वैल्यूज नेगेटिव ही है, लेकिन कॉपर है ना सर, वो भाई साहब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहा है. मतलब E0 ऑफ कॉपर +2 गोइंग टू कॉपर इज +0.34 वोल्ट. तो पहला तो क्वेश्चन बच्चों को समझ में आ ही गया होगा कि why E0 ऑफ कॉपर +2 गोइंग टू कॉपर इज पॉजिटिव, वेयरएज बाकी सब एलिमेंट्स का तो नेगेटिव होता है. करेक्ट है. दूसरा एक पॉइंट नोटिस करो कि नेगेटिव पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल जितना नेगेटिव, ध्यान से देखना, ये नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल ये उससे लेसर नेगेटिव हो गया है ना, उससे लेसर नेगेटिव, ये उससे और लेसर नेगेटिव हो गया. तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं पूछूं कि टाइटेनियम +2 इलेक्ट्रॉन लेके टाइटेनियम जाए, वेनेडियम +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके वेनेडियम जाए, और क्रोमियम +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्रोमियम जाए, तो कौन फास्टेस्ट जाएगा? तो ऑब्वियसली क्रोमियम फास्टेस्ट जाएगा. तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि इनमें से किसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आप बोलोगे सर टाइटेनियम का, है ना, रिलेटिवली टाइटेनियम का सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये नहीं जाना चाहता है. सो मोर नेगेटिव द रिडक्शन पोटेंशियल इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर स्टेबल इज दैट ऑक्सीडेशन स्टेट. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली वापस बोलता हूं, ध्यान से नोट डाउन करिएगा.
more negative the reduction potential in a particular oxidation state, more stable is that oxidation state. क्लियर है? इस चीज का बहुत अच्छे से नोट डाउन करना। अब ध्यान देना। तो पहला नोटिस तो ये आ गया, तो इससे हमें ये पता चला कि कॉपर +2 जो है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होकर कॉपर में जाना चाहता है। उसका कारण भी बताएंगे, उसका रीजन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। और दूसरा अगर आप देखोगे, एक आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है वो यहां पर कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। सबसे स्टेबल ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर सडनली मैंगनीज का और नेगेटिव हो जाता है। मैंगनीज +2 का नेगेटिव पोटेंशियल हो जाता है कंपेयर टू क्रोमियम। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों हुआ? तो आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि Mn+2 जो है ना वो ऑलरेडी D5 स्टेबिलिटी पे है। So it would not want to take these 2 electrons to get converted into manganese ना। वो बोल रहा है भैया मैं स्टेबल हूं, मैं आसानी से जाने वाला नहीं हूं, इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया? लोअर हो गया। फिर आते हैं यहां पर कि कॉपर का पॉजिटिव क्यों आया भैया? तो कॉपर का पॉजिटिव इसलिए आया बिकॉज इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। कॉपर +2 का जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है that is not able to compensate for high sublimation enthalpy of कॉपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन करना। और क्योंकि कॉपर का ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल हो जाता है, तो इसी की वजह से ये मेरे प्यारे दोस्तों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस नहीं कर पाता है फ्रॉम मिनरल एसिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान ये रखना। ड्यू टू इट्स पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम मिनरल एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्ट HNO3 एंड H2SO4। बच्चा बोलता है ऐसा क्यों सर, यहां क्यों रिप्लेस हो जाता है? उसका कारण है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये दोनों एसिड्स आपके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के हैं। दे बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सो कॉपर इनिशिएट नहीं करता है रिएक्शन को, ये लोग इनिशिएट करते हैं, कॉपर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड दैट्स वेयर दे आर एबल टू रिलीज हाइड्रोजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दो ऐसे एसिड्स जो कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं टू रिलीज हाइड्रोजन, दैट इज HNO3 एंड H2SO4। Why? Because they are oxidizing in nature। बहुत प्यारा असर्शन रीजन क्वेश्चन यहां से बन सकता है। हाँ क्या बात है, एग्जामिनर तो फैन हो जाएगा जब आप उस असर्शन रीजन को सही टिक करके आएंगे, या फिर आप इन गिव रीजन क्वेश्चंस का आंसर एकदम सटीक, एकदम बढ़िया से कीवर्ड्स में लिख के आएंगे और उनको अंडरलाइन भी करके आएंगे। तो देखो किस तरीके से आपका एग्जामिनर आपके साथ आपके पेपर का फैन बन जाएगा। करेक्ट है? चलो, तो ये थी बात आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की। और एक ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा अगेन इन दिस सेक्शन, उसमें अगर आप नोटिस करोगे तो ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यूज, ग्रीन एंड रेड मार्क, यहां पर आप नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंटली कि कॉपर आपका 0 से ज्यादा वैल्यू है, इसीलिए ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। तो बहुत अच्छे से इस पार्ट को बढ़िया से नोट डाउन करिए। इसके बाद हम लोग डी ब्लॉक की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। डी ब्लॉक का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पहले यहां तक जितना लिखा है उसको वापस से एक बार पन्ने पलटो और देखो क्या कहीं पे कोई कीवर्ड मिस तो नहीं हो गया। चलो पलट लिए पन्ने और लिख लिए सारे कीवर्ड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। जनरल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से और बढ़िया से इसको नोट डाउन करिएगा। एक ही पेज के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज हमने नोट डाउन कर दी हैं कि भैया इन एलिमेंट्स के पास ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्सप्लेनेशन 1 by 1 मैं इसी स्लाइड पे आपको दे देने वाला हूं कि भैया फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
unpaired electrons which leads to d ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये है कीवर्ड। अगर आपको कुछ भी ऐसा पूछ लिया जाए कि भैया ये कंपाउंड कलर्ड क्यों है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड लीडिंग टू डी ट्रांजिशन। अब यहां से कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको आयंस दे दिए जाते हैं और उन आयंस में से पूछा जाता है कौन सा कलर्ड है और कौन सा नॉन कलर्ड है। तो मैं यहां पर कुछ आयंस लिख रहा हूं और पाजी वेट करेगा आपके कमेंट्स के लिए कि इनमें से कौन से कलर्ड है और कौन से नॉन कलर्ड है। तो मैंने यहां पर लिखा जिंक +2, कॉपर +2, क्रोमियम +3, टाइटेनियम +4 एंड स्कैंडियम +3। इनमें से आपको मुझे ये बताना है कि कौन से जो कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड है और कौन से नॉन कलर्ड है, कौन से आयंस, राइट। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। फिर बात आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। तो अगेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपका कीवर्ड होगा प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लीडिंग टू पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, उसके लिए आपका न्यू एम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज नथिंग बट √of n into n+2। तो उस चीज को ध्यान से नोट डाउन कर लेना, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका ध्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक छोटा सा ट्रिक देगा पाजी आपको, बहुत इंपॉर्टेंटली और मजेदार ट्रिक देगा, उसको नोट डाउन करिएगा कि सपोज आपसे पूछ लिया जाए Fe+2 का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो आपको देखना है कि Fe+2 मतलब आर्गन और उसके ऊपर 3d6 हो गया। अब 3d6 है तो मतलब इसके अंदर कितने अनपेड हैं, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, अब ये 4 पॉइंट समथिंग आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें ABCD ऑप्शन में 4 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन होगा, आपको उसको टिक करना है, आगे बढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि पॉइंट के बाद क्या है। ओके, तो दिस इज 1। अच्छा, कई बार रिवर्स पूछता है, आपका एग्जामिनर आपको रिवर्स पूछेगा कि Fe(x+ है और उसका बोहर मैग्नेटॉन जो है, जो मैग्नेटिक मोमेंट, जो बोहर मैग्नेटॉन, दैट्स द यूनिट, ये आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, राइट। वो पूछ लिया जाए कि Fe(x+ करके एक आयन है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 4.89 ऐसा करके कुछ वैल्यू दे दिया बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, ऐसा आपको एक वैल्यू दे दिया, वो बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चा वहां पर लिख के आता है, ओ पॉइंट से पहले 4 मतलब 4 अनपेड, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा Fe4+। गलत, ध्यान देना, 4 अनपेड वाला ऐसा कौन सा आयन होगा आयरन का, दैट इज Fe+2। तो आपकी x की वैल्यू यहां पर 4 नहीं 2 आएगी। बस इस चीज का ध्यान रखना, मैक्सिमम बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। यस, व्हाई डू दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इज बिकॉज they can show variable oxidation state and they have presence of empty d subshells। तो ये लिगेंड से लोन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, Why do they show catalytic properties? मैक्सिमम कैटलिस्ट आप अगर आप देखेंगे, मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाने वाला हूं, आप जब भी कुछ कैटलिस्ट देखेंगे किसी प्रोसेस में, या तो डी ब्लॉक होगा या डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या होगा, कंपाउंड होगा। तो उस केस में why do they show catalytic properties? तो कैटलिस्ट होने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि दे कैन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए? ताकि वो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना सके, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बना सके। सो लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, राइट, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये मिला उनको, और फिर उसके बाद इनके पास आया लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, सो ये 2 कीवर्ड्स अगर आपने लिख दिए तो कैटलिस्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो हो जाएगा। फिर दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म अलॉयज। अब अलॉयज क्या होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आपके लिए यही लेके आए हैं। सो सबसे पहले कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में कौन कौन से ऐसे कैटलिस्ट हैं
जो आपकी एनसीईआरटी लाइनों के अंदर घुसे हुए हैं विद द प्रोसेसेस, है ना। तो जैसे आयरन मोलिब्डेनम, दिस इज अ कैटलिस्ट यूज्ड इन अमोनिया प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। निकल पैलेडियम यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म एल्केन, ठीक है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। प्लैटिनम रोहियम दैट इज यूज्ड इन ऑसवाल्ड्स प्रोसेस HNO3 के लिए। आयरन 3 कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट। अब देखो ये छुपा हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर, लाइनों में ये रिएक्शन छुपा हुआ है। अब कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आपको पूछ लिया जाए तो भैया पाजी की पीपीटी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वो आपको यहां पर दिया हुआ है। आसानी से अगर आपने ये पीपीटी को भी पढ़ा और ये नोट्स को अच्छे से लिख लिया तो बस हो गया काम इजी, राइट। नेक्स्ट अलॉय। अलॉयज क्या होते हैं? दे आर होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशंस in which one atom, solid atom combines with randomly दूसरा एटम। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, ध्यान देना। कंडीशन क्या है कि आपका जो दो एटम्स अलॉय हो रहे हैं उनमें 15% से ज्यादा रेडियाई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर 15% से ज्यादा रेडियाई डिफरेंस है तो वो अलॉइंग अच्छा नहीं होगा, करेक्ट। अब अगर आप इन एलिमेंट्स के अंदर देखेंगे तो इनके एटॉमिक रेडियाई दे वर वेरी सिमिलर, बिकॉज पहले 5 एलिमेंट में डिक्रीज हो रहा था, फिर कॉन्स्टेंसी था, फिर इंक्रीज भी हो रहा था। तो इसीलिए ये लोग आपस में अलॉयज बनाते हैं, बहुत अच्छे अलॉयज। जैसे स्टील, वन फाइनेस्ट एग्जांपल, आयरन के अंदर क्रोमियम का अलॉइंग किया जाता है तो आपको डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील मिलते हैं, राइट। जैसे ब्रास, जैसे ब्रॉन्ज, जैसे जर्मन सिल्वर, राइट। अब ये जो मैंने नाम लिए ये आपको सॉल्यूशंस चैप्टर के एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पे मिलेगा और वहां पर आप इन अलॉयज का क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व हैं अलॉइंग में, और इस जगह पे टाइम स्टैम्प देके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कि ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर जो है वो किन किन के अलॉयज हैं। ओके, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन इन योर एमसीक्यूज। इसके अलावा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर में कौन सा ऐसा एक एलिमेंट है जो कॉमन है ना। तो मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालिएगा, राइट। अब अलॉयज बनने के बाद होता क्या है, तो भैया प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, कोरोजन रेजिस्टेंस, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, एंड दैट इज व्हाई अलॉइंग इज वेरी वेरी गुड फॉर दिस एलिमेंट्स। एंड अलॉइंग बहुत अच्छा करवाते भी हैं बिकॉज इनका रेडियाई काफी सिमिलर है। फिर एक ऑड वन आउट प्रॉपर्टी जो मैंने लिस्ट आउट नहीं की थी वो मैंने एक स्लाइड के फॉर्म में इंक्लूड की है। व्हाई? बिकॉज ये मैक्सिमम बच्चे ये पैराग्राफ एनसीईआरटी में मिस कर देते हैं और 100% हर साल एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर चीज पे एक क्वेश्चन होता ही है। और आप जानते हैं पाजी की कक्षा में हम कुछ भी मिस होने नहीं देंगे। सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय when small atoms like hydrogen, carbon and nitrogen are trapped inside the interstitial sites। अब पाजी ये इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होता है? तो इंटरस्टिशियल साइट समझाने के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि देखो ये लैटिस है, राइट, क्रिस्टल लैटिस, हमने देखा था ये क्रिस्टल लैटिस, राइट। अब इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये एटम्स जो है वो आपस में ज्वाइंड है, तो यहां पर ये जो छोटी छोटी जगहें बच जाती है ना, ये यहां पर बेसिकली आपके छोटे एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन जो है वो एंट्रैप हो जाते हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं। अब जब ये बने तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी ये नजर में आई कि मोस्ट ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब ये कि देखो टाइटेनियम के सामने जो हाइड्रोजन है वो कितना प्रेजेंट है, 1.7, होल नंबर रेशियोज में नहीं है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। 1 to 0.56, ठीक है, दैट्स बेसिकली व्हाट यू नीड टू नोट डाउन। दूसरा कि भैया ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स डेलिबरेटली बनाए भी जाते हैं वाया द साइंटिस्ट इन द रिसर्च लेबोरेटरीज। व्हाई? बिकॉज दीज कंपाउंड्स आर रियली रियली हार्ड। कितना हार्ड कि कुछ बोरॉइड्स हैं जो डायमंड की हार्डनेस तक भी अचीव कर चुके हैं और कुछ तो उससे भी ज्यादा हार्ड बनाए जा चुके हैं, राइट। तो नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट डायमंड ही है, लेकिन क्या हम डायमंड से ज्यादा हार्ड एलिमेंट या कंपाउंड सिंथेसाइज कर चुके हैं? जी हां, बिल्कुल, बोरॉइड्स हैं। केमिकली इनर्ट रहते हैं, राइट, और मेटालिक कंडक्टर्स हैं, एंड दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स। अब देखो यहां से कैसा क्वेश्चन आता है, इस पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, वहां पर बेसिकली आपके क्वेश्चंस होते हैं। और उस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये पीपीटी को अच्छे से और नोट डाउन करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज माय रिक्वेस्ट। प्लीज पाजी की इस कक्षा को एंड तक देखना है ताकि आपका ये
पूरा का पूरा चैप्टर जो है बहुत आसान हो जाए आप लोगों के लिए। Is this okay? So this is all about the general specific properties of D block elements and उनके कुछ compounds। फिर बात करते हैं D block elements के अंदर important compounds की। अब इन important compounds में हमें दो compounds के ऊपर खास बात करनी है। पहला is basically your KMNO4 जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा is K2Cr2O7 जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, तीसरा इज द ऑक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो जो ऑक्साइड्स वाला पार्ट है उसमें से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ही आता है। उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को मैं यहीं पे कंप्लीट कर लेता हूं कि अगर आपको ऑक्साइड्स की बात की जाए तो सबसे पहले हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड बाय ऑक्सीजन। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, वो हमने ऑलरेडी बता दिया। बट अगर आपको मल्टीपल ऑक्साइड्स दे दिए जाएं, लाइक मैंगनीज के ऑक्साइड्स दे दिया MnO, MnO2, MnO3, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये +2 स्टेट है, ये +4 स्टेट है, ये +6 स्टेट है, और अगर इसके भी बाद Mn2O7 ले लिया जाए तो उसमें आप देखोगे +7 स्टेट आएगा। अब वो बोलेगा कि अरेंज दीज ऑक्साइड्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर, है ना। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है ना, आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। सो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ऐसे जाएगा। सो यहां पर मैं नोट बना के लिखूंगा कि दिस इज योर मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड एंड दिस इज योर लीस्ट एसिडिक ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज है, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड मैंने बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट एंड जेई मेन, VIT EEE, ठीक है, बिटसैट, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो बहुत ही कंसेप्ट लेवल पे पूछे जाते हैं। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर तो भाई आजकल CBSE या कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर बहुत हाईलाइट कर रहा है। तो मेरा कोशिश ये रहता है कि आप प्लीज अपने NCERT पे डिपेंडेंट होएं, आप पाजी पे डिपेंडेंट ना होएं। 100% मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि NCERT की लाइन बाय लाइन यहां पर आपके लिए क्लियर कर दूं, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बोलूंगा कि कुछ पैराग्राफ्स ऐसे हैं जो आपको मैं हिंट देके छोड़ता हूं कि NCERT में जाके पढ़ो। जैसे यहां पर मैं आपको एक हिंट छोड़ रहा हूं कि आप ऑक्साइड्स वाला जो पार्ट है उसको आप इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स वाले सेक्शन में जाके पढ़ो, तो आपको वहां पर दिखेगा कि आपके जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक और बेसिक तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक रहते हैं। डी ब्लॉक के ऐसे कुछ ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का लिस्ट अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो और उसी बहाने इस पैराग्राफ को पढ़ लो, तो देखो न्यारे न्यारे हो जाएंगे भाई, हैं। पाजी की कक्षा के साथ NCERT रीडिंग हो गया। यहां पर मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, क्रोमियम का एक ऑक्साइड है, वेनेडियम का एक ऑक्साइड है और जिंक का एक ऑक्साइड है जो आपकी NCERT में मेंशन्ड है, और उस ऑक्साइड्स में एम्फोटेरिक नेचर होता है। वो आपको प्लीज नोट डाउन करके रखना है, बिकॉज ऑड वन आउट क्वेश्चन है, MCQ में पूछे जाने के फुल चांस है। ओके, करेक्ट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट कंपाउंड, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखो, जब आप इन कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों आपको 3 सेगमेंट्स में स्टडी करना है। पहला है प्रिपरेशन, दूसरा है उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, और तीसरा है उनके कुछ यूजेस इफ देयर आर एनी, राइट। तो वो आपको NCERT के अंदर रीड आउट करना है और यूजेस को नोट डाउन कर लेना है। बट देयर इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक स्पेशल चॉइस जो मैंने यहां पर रखा है, जिसमें से मुझे लगता है कि क्वेश्चन आने का चांस बहुत तगड़ा है। वो मैं आपको सरप्राइज पैकेज में यहां पर दिखाता हूं। हाँ, NCERT में बहुत हाईलाइटेड है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन बना नहीं है, तो मैं इस बार एंटिसिपेट कर रहा हूं कि वो क्वेश्चन हो सकता है। चलिए, सो पोटेशियम डाइक्रोमेट में सबसे पहले अपने प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो ये 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। इसका प्रिपरेशन बहुत नीट है, क्लीन है, इसीलिए पूछे जाने का अगेन चांस है। KMNO4 का जो प्रिपरेशन है वो इतना नीट एंड क्लीन नहीं है, तो इसीलिए
वहां से क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम हो जाता है। सो प्रिपरेशन में स्टेप नंबर 1 में इफ यू विल ऑब्जर्व कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक ओर है, क्रोमाइट ओर FeCr2O4। इस FeCr2O4 को फ्यूजन मिक्स के साथ मिक्स किया जाता है और उस फ्यूजन मिक्स के साथ मिक्स करने पे यू विल ऑब्जर्व कि आपको एक येलो कलर का कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, सो ये जो येलो कलर का कंपाउंड है Na2CrO4, दिस बेसिकली इन स्टेप 2 इज व्हाट यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू K2Cr2O4। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो उसको K2Cr2O7 में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग KCl क्रिस्टल्स। अब इस पूरे स्टेप का एक बहुत खास चीज जो मैंने नीचे नोट डाउन करवा दिया है कि Na2CrO4 जो है दैट इज वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, वेयरएज जो Fe2O3 दोनों सॉलिड्स बने ना बच्चा, ये तो गैस था, निकल गया था। इन दोनों सॉलिड्स को सेपरेट कैसे किया जाए स्टेप 1 में, तो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं सॉल्युबिलिटी की। ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, तो हमने इसको सोल्यूशन में रखा, इसको प्रेसिपिटेट करवाया, फिल्टर किया और येलो सोल्यूशन को बाहर निकाल लिया। फिर स्टेप 2 के अंदर मैंने इसी को क्या किया, इसी सोल्यूशन को मैंने एसिडिफाई कर दिया। सो द मोमेंट यू एसिडिफाई Na2CrO4 इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Na2Cr2O7। सो येलो कलर से ऑरेंज कलर का कंपाउंड बन गया। सो कंपाउंड ए एक और था, वो और को हमने फ्यूजन मिक्स के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको एक येलो कलर का कंपाउंड मिला बी, राइट। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम बन रहा है, ये बी को जब एसिडिफाई किया तो एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड मिला सी, और इस सी को जब हमने KCl क्रिस्टल्स के साथ रिएक्ट करवाया तो एक कंपाउंड बना डी। तो ऐसे 4 का आपको फॉर्मूलाज लिखना है, पहचानना है और आपको सुटेबल रिएक्शंस देने हैं। सो 4 हाफ 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 हाफ, सो ये 2 मार्क का हो गया और रिएक्शंस का 1 मार्क हो गया। सो टोटल 3 मार्क का क्वेश्चन इस तरीके से आपके लिए बनाया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रिपरेशन को एक बार वापस रीडू करिएगा पीछे जाके और नोट डाउन करिएगा। फाइनली आपको K2Cr2O7 एक ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड मिल जाएगा, करेक्ट है। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी इज इफेक्ट ऑफ हीट। When potassium dichromate is strongly heated, it decomposes. K2Cr2O7 decomposes into K2Cr2O4. So this is very very important. So आपका डाइक्रोमेट से क्रोमेट आयन दैट इज ऑरेंज से येलो कलर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बात आती है इफेक्ट ऑफ पीएच। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करना। इफेक्ट ऑफ पीएच में बहुत इंटरेस्टिंगली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर आपने Cr2O7 2- दिस इज डाइक्रोमेट आयन, इस डाइक्रोमेट आयन को अगर आपने बेसिक मीडियम दिया, मतलब पीएच क्या किया, इंक्रीज किया, तो ये चीज कन्वर्ट हो जाती है इनटू CrO4 2-। ओके, एंड इस CrO4 2- को अगर आपने एसिडिफाई कर दिया, मतलब पीएच क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, एसिडिफाई किया मतलब पीएच डिक्रीज किया, तो इट विल कन्वर्ट बैक टू इट्स ऑरेंज कलर, राइट। तो ये ऑरेंज कलर है, ये येलो कलर है। सो आपके ये जो 2 आयंस हैं ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं इन द सॉल्यूशन, एंड दैट इज व्हाट इज गिवन इन द इफेक्ट ऑफ पीएच ओवर हियर। और मैंने नीचे ये रिएक्शंस लिखे हुए हैं दैट CrO4 2- क्रोमेट आयन को जब हम एसिडिफाई करते हैं तो डाइक्रोमेट बनता है, और डाइक्रोमेट को जब बेसिक कैरेक्टर देते हैं तो वो वापस क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये असर्शन रीजंस के अंदर मेरा एंटिसिपेशन है कि असर्शन रीजंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाने का फुल चांस है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसमें कुछ भी मिस ना करें, राइट। फिर बात आती है प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की। तो भाई K2Cr2O7 एंड KMnO4 दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग नेचर हैं, एंड इसी का यूज किया जाता है इन लॉट्स ऑफ टाइट्रेशन रिएक्शंस, ठीक है, इन लॉट्स ऑफ लेदर इंडस्ट्रीज, ठीक है, बहुत जगहों पे जहां पर हमें ब्लीचिंग की जरूरत होती है तो वहां पर हम लोग इनका यूज करते हैं। वो चीज आप बिल्कुल एनसीईआरटी में रीड आउट कर सकते हो, लेकिन इस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में जो आपको नोट डाउन करना है वो मैं आपको यहां पर देने वाला हूं कि आपका जो Cr2O7 2- है ये एसिडिक मीडियम में Cr+3 में कन्वर्ट होता है। ध्यान देना, नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
Cr2O72 माइनस Cr+3 में कन्वर्ट होता है, तो ये अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, एंड इफ यू एटम्स को बैलेंस करोगे तो यहां ट्वाइस आ जाएगा। ओके, सो दिस बिकम्स योर रिडक्शन हाफ। ठीक है, अब ये जब रिड्यूस हो रहा है तो सामने किसी को ऑक्सीडाइज करेगा सिस्टम में। अब ऑक्सीडाइज करने के लिए मैं पहला एक रिएक्शन ले रहा हूं जिसमें I- है। I- को ये चीज कन्वर्ट करता है इनटू I2। अगर बैलेंस करेंगे तो 2I- गोज टू I2, करेक्ट। अब वो पूछता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां से कैसा कि Cr2O72 माइनस प्लस I- गोज टू व्हाट, ऐसा करके दे दिया। तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में ये चीज कन्वर्ट होगी इनटू Cr+3, +6 से +3, और I- कन्वर्ट हो जाएगा इनटू I2। ठीक है, सो बैलेंस करोगे तो यहां पर आ जाएगा ट्वाइस और यहां पर भी आ जाएगा ट्वाइस। ओके, अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ये +6 2 है तो +12 हो जाएगा बच्चा। तो +12 से +6 जा रहा है, टोटल कितने का चेंज है? 6 का चेंज। और -2 से देखो, -2 से 0 जा रहा है तो टोटल कितने का चेंज? 2 का चेंज। इनको बैलेंस करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज बेसिकली यहां पर कन्वर्ट हो जाएगी इनटू 6I- और यहां पर आ जाएगा 3I2, करेक्ट। फिर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स को नोट डाउन करते जाना। तो पहले मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस किया, एटम्स को बैलेंस करने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस किया। अब मैं चार्ज को बैलेंस करने जा रहा हूं। तो एक मॉलिक्यूल है जो -2 चार्ज है और 6 हैं जो -1 चार्ज है, राइट। तो टोटल -8 चार्ज हो गया ऑन द रिएक्टेंट साइड। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे तो 2 हैं +3 वाले और ये तो 0 है, तो टोटल +6 चार्ज हो गया ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो मैं H+ का यूज करूंगा, तो आपका इक्वेशन बनेगा Cr2O72 माइनस +6I- प्लस 14H+ -8 और +14 तो +6 हो जाएगा बच्चा। यस, सो 2Cr+3 +3I2 हो गया। अब ध्यान देना, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, सो 7 ऑक्सीजन है तो सामने की साइड पे 7H2O आप डाल दोगे तो आपका हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। अब इस तरीके से बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में पूछे जाते हैं, और उनको बैलेंस करने का जो तरीका है वो यही है। दिस इज द ओनली वे। अगर आप रटने में बहुत माहिर हो तो मैं बोलूंगा आप रटो, लेकिन मैं कभी भी ये प्रेफरेंस नहीं देता हूं कि आप रटने बैठो। व्हेन देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड रिएक्शंस, तो भैया फिर आप लॉजिक से कर लो ना। रेडॉक्स रिएक्शंस हैं ये सारे, आप लॉजिक से कर लो, आसानी से हो जाएगा, राइट। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको पहले तो ये स्टेप्स नोट डाउन कर लेने हैं, और आपको ऑक्सीडेशन हाफ में ये कौन कौन से एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज करता है वो नोट डाउन कर लेना है। तो यहां पर मैं आपको लिखवा देता हूं I- गोज टू I2। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो SO3 2- सल्फाइट आयन को ये भाई साहब सल्फेट आयन में कन्वर्ट करते हैं। C2O4 2- दैट इज ऑक्सलेट आयन को ये भाई साहब CO2 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर आपका नाइट्राइट आयन NO3- को NO2- नाइट्राइट आयन को नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट करते हैं, और Sn+2 को Sn+4 में कन्वर्ट करते हैं, और Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करते हैं। सो दीज आर द पॉसिबल रिएक्शंस जो आपके ऑक्सीडेशन हाफ में आ सकते हैं। रिडक्शन हाफ में तो यही है भैया, है ना। तो दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ऐसे करके आप बैलेंस आउट करो। जो लॉजिक पाजी ने आपको दिया है उससे आप बिल्कुल 100% इन रिएक्शंस को कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, करेक्ट है। चल आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो डाइक्रोमेट आयन है वो बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं दिखाता है। उसका कारण है भैया, क्योंकि OH- देते ही वो क्रोमेट में कन्वर्ट होता है, और क्रोमेट में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है क्रोमियम का, हेंस इट इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग इन बेसिक मीडियम। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, करेक्ट। चलिए, फिर आता है वो सरप्राइज स्लाइड जो मैंने आपको बोला था कि भैया स्ट्रक्चर ऑफ क्या, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। अब क्रोमेट और डाइक्रोमेट में अगर आप देखोगे, सो दिस इज ऑरेंज कलर एंड दिस इज येलो कलर।
तो ये जो चीज है, जो आपका क्रोमेट आयन है, वो बेसिकली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बिलोंग करता है। ओके, सिमिलरली अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये क्रोमियम जो है वो भी टेट्राहेड्रल फॉर्म में ही है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली दैट यू हैव टू नोटिस ओवर हियर इज कि ये जो 3 बॉन्ड्स हैं क्रोमियम और ऑक्सीजन के, और ये जो 3 बॉन्ड्स हैं ये 163 पिकोमीटर्स पे हैं, वेयरएज ये जो बीच वाला क्रोमियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो 179 पिकोमीटर्स पे है। व्हाई इज दैट सो? क्यों ये 6 बॉन्ड्स 163 पिकोमीटर्स पे हैं? तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको सिंगल वर्ड में यहां पर दूंगा, इट इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, सो देयर इज अ रेजोनेंस बिटवीन दीज ऑक्सीजन एटम्स which leads to partial double bond character, and hence the bond is 163 and hence the bond is 179. ओके, तो ये एक सैंपल पेपर सीबीएसई के 2024 या 2023 के सैंपल पेपर में, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, वहां पर असर्शन रीजन फॉर्म में पूछा गया था स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन। तो देखो भैया, पाजी आपको सब कुछ रिसर्च करके दे देगा, आपको बस पाजी के वन शॉट पे टिके रहना है और नोट्स अच्छे से बनाने हैं। क्लियर है? इसी तरीके से नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो वो है पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, पहला चीज अगेन प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले ओर नोट डाउन करो कि इसका ओर जो है उसको हम पायरोल्यूसाइड ओर बोलते हैं, विच इज मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2। ओके, सो दिस इज अगेन मिक्स्ड विद फ्यूजन मिक्स, और उस फ्यूजन मिक्स से जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो आपको एक डार्क ग्रीन कलर का कंपाउंड मिलता है। MnO2 कन्वर्ट्स टू K2MnO4। अब देखो, KMnO4 नहीं, K2MnO4। K2MnO4 मतलब पोटेशियम पर मैंगनेट नहीं, पोटेशियम मैंगनेट हो गया है वो। ठीक है, ये हम पोटेशियम पर मैंगनेट बनाने की बात कर रहे हैं। यहां पर अभी हमने क्या बनाया? पोटेशियम मैंगनेट, विच इज अ डार्क ग्रीन कलर कंपाउंड। अब ये जो डार्क ग्रीन कलर कंपाउंड है, इसको मेथड नंबर 1, दैट इज कि हम इस डार्क ग्रीन कलर कंपाउंड को एसिडिफाई करेंगे, तो this will undergo what? This will undergo disproportionate reaction. So MnO4 minus will disproportionate into MnO4 minus, which is violet color compound, and MnO2 NH2। अब डिस्प्रोपोर्शनेट कैसे हुआ? यहां पर अगर आप देखोगे ये +6 स्टेट में है, ये +6 से कहां जा रहा है? +7, और ये +6 से कहां जा रहा है? +4। तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन पहले तो डेफिनेशन में पूछ लिया जा सकता है, और उसका एक एग्जांपल आपको यहां पर बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। करेक्ट? चल आगे बढ़ते हैं। मेथड 2, कमर्शियल मेथड। क्या करते हैं हम इसके अंदर? इलेक्ट्रोलिसिस। किसका? मैंगनेट आयन का। MnO4 माइनस को इलेक्ट्रोलिसिस किया तो वो MnO4 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और हमें वॉयलेट कलर का कंपाउंड मिल जाएगा। फिर आता है लेबोरेटरी, स्मॉल स्केल। ठीक है, स्मॉल स्केल में हम इसको कैसे करते हैं? सो इन लेबोरेटरी मैंगनीज 2 आयन सॉल्ट्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय परऑक्सो डाइसल्फेट। ये पिछले 2 साल से कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में ये रिएक्शन आ रहा है, और मैक्सिमम बच्चे ऑक्सीडाइजिंग वाले नेचर में जाके सोच रहे होते हैं कि क्या वहां पर ऐसा कोई क्वेश्चन हमने किया है। भाई ये एक्चुअली में प्रिपरेशन में से पूछ लिया जा रहा है। सो Mn+2 प्लस परऑक्सो डाइसल्फेट आयन गिव्स यू MnO4 माइनस SO4 माइनस। ये चीज कन्वर्ट हो जाती है इनटू सल्फेट, और वो चीज कन्वर्ट हो जाती है इनटू परमैंगनेट आयन। ठीक है, तो ये चीज का खास ध्यान रखना है। ये रिएक्शंस है, लर्निंग है, आपको 2 बार 3 बार लिखना पड़ेगा बिफोर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। एंड जनरली केमिस्ट्री के एग्जाम से पहले आपको 6 या 7 दिन की छुट्टी होती है। हर रोज आपको 3-3 रिएक्शंस उठाने हैं और उनको नोट डाउन करते जाना है और लर्न करना है। यस, देयर इज लर्निंग, 100% इस चैप्टर में लर्निंग है, उसका कोई डिनायल नहीं है, बट वो लर्निंग का अगर आप मेथोडोलॉजी पकड़ लो तो बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, प्रॉपर्टीज में इफेक्ट ऑफ हीट अगेन, कि आपका जो KMnO4 है वो K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपका अगेन जो KMnO4 है वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, बट इसकी खास बात ये है कि ये भाई साहब को अगर आपने एसिडिक मीडियम दिया तो ये चीज कन्वर्ट हो जाती है इनटू Mn+2, है ना। तो +7 से ये +2 में कन्वर्ट होता है। लेकिन यही कंपाउंड को अगर आपने बेसिक स्लाइटली अल्कलाइन या फिर न्यूट्रल मीडियम दिया, ठीक है, पानी या फिर स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम दिया,
तो ये चीज कन्वर्ट हो जाती है इनटू MnO2। MnO2 तो अगर आप देखो तो ये +7 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, 3 यूनिट्स का चेंज है, whereas in the acidic medium it is changing by 5 units। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों मीडियम्स में एक्ट करता है। अब मेथड वही है, मैं उसको वापस रिपीट नहीं करूंगा। एसिडिक मीडियम के अंदर जो लिस्ट हमने कहां बनाई थी, K2Cr2O7 में बनाई थी, वही लिस्ट यहां पर भी कंटिन्यू होगी। और पाजी हर वीडियो में ये बोल ही देता है कि भैया पाजी आपको डिपेंडेंट नहीं बनाएगा, पाजी आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा। तो मैंने आपको एक रिएक्शन करके दिखाया, अब बाकी के रिएक्शंस आपको करने हैं। और 100% कोई डाउट है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिए, पाजी आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए रेडी है। और बिल्कुल हम अब टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हैं, तो आप पाजी के चैनल पाजी की कक्षा टेलीग्राम पे जा सकते हैं और वहां पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एसिडिक मीडियम में ये चीज क्या हो रही है, करेक्ट। तो लिस्ट वही है, रिपीट हो गई है। यहां पर जो एड ऑन करना है वो है बेसिक मीडियम, और ये मेरे प्यारे दोस्त स्टार मार्क है, प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन करना। I माइनस अगर एसिडिक मीडियम हो तो I माइनस जो है वो I2 में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहां पर जो I माइनस है वो IO3 माइनस में कन्वर्ट होगा। वो -1 स्टेट से +5 स्टेट में जाएगा। सो प्लीज इस चीज को बढ़िया से नोट डाउन करिएगा कि बेसिक मीडियम में क्या आ सकता है। और कई बार मैंने देखा है वो 2 पार्ट्स बनाता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के, और पहले पार्ट में KMnO4 का रिएक्शन विद I माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, दूसरे पार्ट में KMnO4 का विद I माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। बच्चा वहां कंफ्यूज क्या चल रहा है। तो भैया दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, इनका खास ध्यान रखना। बाकी बैलेंसिंग का खेल वही है जो हमने आपको सिखाया है, करेक्ट है। फिर इसके बाद बात करते हैं आपकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स यहां पर आएंगे, दैट इज नथिंग बट पर मैग्नेट आयन एंड मैग्नेट आयन। दोनों का शेप टेट्राहेड्रल है, और दोनों के अंदर अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो व्हाट इज द डिफरेंस कि यहां पर 3 डबल बॉन्ड्स हैं और यहां पर 2 डबल बॉन्ड्स है, बिकॉज दिस इज MnO4 2 माइनस, दिस इज MnO4 माइनस, करेक्ट है। तो यहां पर आपका डी ब्लॉक वाला जो सेक्शन है ना वो बिल्कुल बढ़िया से कंप्लीट हो जाता है। अगेन यहां पर पॉज करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, पन्ने पलटेंगे, ताकि हम लोग ये देख सकें कि हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कीवर्ड्स मैंने यहां पर इंक्लूड कर दिए हैं आप लोगों के लिए। प्लीज बढ़िया से अच्छे से नोट डाउन करिए। तो चलो शुरू करते हैं अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए पाजी ने एक बहुत ही स्वीट सा अपना एक PDF बना रखा है, जिसके बाहर पॉसिबिलिटी नहीं लगती है मुझे कि क्वेश्चन बन सकता है एफ ब्लॉक में। बाकी हम खुदा नहीं है, एग्जामिनर के दिमाग में अगर कोई लाइन आ गई तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इस PDF के बाहर का क्वेश्चन भी बना दे। आई विल मेक श्योर कि आप कोई लाइन मिस ना करो, ठीक है। सो सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है, हम ऑलरेडी यहां पर आपको बता चुके हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जिनके अंदर वैलेंस शेल जो है वो एफ सब शेल में एंटर होता है, करेक्ट। फिर 2 एफ ब्लॉक के जो सीरीज हैं वो 2 हैं, एक है 4F सीरीज और दूसरी है 5F सीरीज। 4F सीरीज को लेंथेनॉइड्स बोला जाता है और 5F सीरीज को एक्टिनॉइड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो nth शेल का जब s भर रहा है तब n-1 का d भरेगा और n-2 का f भरेगा। इसीलिए इन एलिमेंट्स को मेरे प्यारे दोस्तों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर रिसाइड करते हैं, और उस चीज को प्रूव करने के लिए मैं यहां पर आपको उनका लोकेशन दिखाऊंगा, तो आपको एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएगा कि यहां पर मैं किस चीज की बात कर रहा हूं कि आपका जो एफ ब्लॉक है वो यहां रिसाइड करता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, ओके। अब सबसे प्यारा जो क्वेश्चन मुझे यहां से लगता है, एक तो ये है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन MCQs में पूछे जाने के हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑलमोस्ट 100% अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन इस चैप्टर में से एग्जामिनर को बनाना है तो वो यहां से बनाएगा, करेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रिसाइड कहां करते हैं, कौन से ग्रुप में रिसाइड करते हैं। तो वहां पर आपको यह चीज ध्यान देनी है दैट ऑल योर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर इन द 3rd ग्रुप इटसेल्फ। ग्रुप की बात की है,
बट अगर मैं बात करूं लैंथेनॉइड सीरीज कौन से पीरियड में रिसाइड करता है, तो वो 6th पीरियड है, और एक्टिनॉइड सीरीज 7th पीरियड में रिसाइड करता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो यहां से आपको ध्यान रखने हैं। करेक्ट। फिर बात करते हैं लैंथेनॉइड्स की। तो लैंथेनॉइड्स भैया पहले तो शुरू कहां से होते हैं, सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक जाते हैं। अब आपको सारे एलिमेंट्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि काफी कॉम्प्लेक्स नेम्स है भैया इनके। क्लियर है। तो सबसे पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड मतलब 6th पीरियड, मतलब n की वैल्यू 6 हो गई। ये आएगा मेरे बच्चे आपका 6s2। ठीक है, यहां पर एक टाइपो है, दिस इज योर 6s2 एंड दिस इज 5d021 एंड दिस इज 4f1 to 14। करेक्ट। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी, और जब मैं वहां अपलोड करूंगा तो ये एरर करेक्ट कर दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। सो 4f1 to 14 रहेगा, 5d021 एंड 6s2 रहेगा। इन 14 एलिमेंट्स में से इन 5 एलिमेंट्स पे आपको फोकस करना है। क्यों करना है आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा। अभी के लिए बस इतना ध्यान दीजिए कि सीरियम के अंदर अगर आप देखोगे तो अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 2 यहां से, 1 यहां से और 1 यहां से, तो ये आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच जाएगा। करेक्ट। सो इसीलिए सीरियम +4 स्टेट दिखा सकता है। बस दिमाग में रखिए, मैंने आगे स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। सो सीरियम +4 स्टेट दिखा सकता है एक। दूसरा, अगर आप टर्बियम देखेंगे तो टर्बियम इज 4f9 6s2। इसमें से अगर आपने 4 निकाले तो 2 यहां से निकलेंगे, 2 यहां से निकलेंगे, तो टर्बियम भैया जो है वो 4f7 पे पहुंचेंगे, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। तो टर्बियम और सीरियम ये 2 एलिमेंट्स हैं जो +4 स्टेट दिखाते हैं, ये अपने दिमाग में डालिए। फिर अगर आप यूरोपियम में जाएंगे तो यूरोपियम में अगर आप देखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से निकले, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से निकलेंगे तो भैया ये पहुंच जाएगा 4f7 पे, और इसीलिए यूरोपियम +2 स्टेट दिखाने की कैपेबिलिटी रखता है। सिमिलरली जब आप यूट्रिबियम पे जाएंगे तो अगेन यहां पर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे तो 4f14 फुली फिल्ड f स्टेबिलिटी, तो यूट्रिबियम भी +2 स्टेट दिखाने की कैपेबिलिटी रखता है। अब इसका यूज कैसे हम करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में बताने वाला हूं। करेक्ट। सो लेट्स गो अहेड। अपीयरेंस की बात करें तो सेल्फ रीडिंग है, कुछ है नहीं उसके अंदर, आप बिल्कुल आराम से रीड कर सकते हैं। हां, एटॉमिक रेडियाई में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम बहुत अच्छे से आपको समझा चुके हैं कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, तो इट इज ड्यू टू 4f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यही चीज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, वो एक्टिनॉइड्स में देखेंगे, वो 5f की वजह से होती है, बस उस चीज का ध्यान रखना। करेक्ट। चलिए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है, इट गिव्स अस अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, और वो फिनोमेना क्या है, दैट इज बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। इसके ऊपर बेस्ड 99% मैं बोल रहा हूं आपको, या तो गिव रीजन क्वेश्चन होगा या असर्शन रीजन क्वेश्चन होगा। राइट। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड जो है LaOH होल थ्राइस एंड LnOH होल थ्राइस। ठीक है। सो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड एंड लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, लैंथेनॉइड के सारे एलिमेंट्स को Ln से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो बोलता है कि इनका बेसिक कैरेक्टर जो है वो कम होता है कंपेयर टू लैंथेनम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो दैट्स योर असर्शन स्टेटमेंट कि दिस इज द थिंग। नाउ व्हाई इज दैट थिंग? बिकॉज एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, एंड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज होता है। व्हाई? बिकॉज द कोवेलेंट नेचर ऑफ LnOH बॉन्ड इंक्रीजेस। अब मैक्सिमम बच्चे यहां पर मिस आउट कर जाएंगे इस पॉइंट को। प्लीज, मेरा खास 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 फेवरेट क्वेश्चन है ये, असर्शन रीजन में या गिव रीजन में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। करेक्ट है। देन टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने बोला था अभी अभी मैं यूज करूंगा, तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 है। एंड अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, एफ ब्लॉक में से जो क्वेश्चंस हैं वो श्योर शॉर्ट इन्हीं पैराग्राफ्स में से बनते हैं, जिसमें वो ये पूछेगा कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, देंगे सारे एफ ब्लॉक के आयंस, बोलेगा कि बताओ इनमें से कौन है जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखते हैं और इनमें से कौन है जो रिड्यूसिंग नेचर रखते हैं। तो भैया इनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। राइट।
तो अगर मैं बात करूं सीरियम +4 और टर्बियम +4, तो यू विल नो ना कि सीरियम और टर्बियम +4 में है तो वो +3 में जाना चाहेंगे बिकॉज दैट इज मोर स्टेबल. सो अगर वो रिड्यूस करेंगे तो दे कैन एक्ट एज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. वेयरएज यूरोपियम एंड यूट्रिबियम इनका +2 दिखता है, बट दे वुड वांट टू ऑक्सीडाइज टू +3. दैट इज व्हाई दे एक्ट एज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये था वो गिव रीजन क्वेश्चन जो आपको पूछा जाने का चांस है. सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 4f subshell, so no problem at all over there. Cerium +4, lutetium +4 and ytterbium +2, इनमें क्या होता है, यहां पर आर्गन कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी आर्गन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा. सो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आने की वजह से यहां पर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो मैग्नेटिक कैरेक्टर गायब हो गया. यहां पर भी 4f14 आ जाएगा और यहां पर भी 4f14 आ जाएगा. सो देयरफॉर यहां पर ये डायमैग्नेटिक होते हैं, एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. अलॉय फॉर्मेशंस में लैंथेनॉइड्स फॉर्म मिश मेटल. ओके, अब ये जो मिश मेटल है ना, ये कैनन बॉल्स, बुलेट्स, शेल्स और लाइटर फ्रिंज के लिए यूज होता है. और इनके अंदर ना कॉम्पोजिशन ऑफ लैंथेनॉइड्स और आयरन का ना परसेंटेज पूछ लिया गया है इन वन ऑफ द जेईई मेन एग्जाम्स. एंड यू वोंट बिलीव, ये बोर्ड एग्जामिनेशंस का भी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस रह चुका है एक टाइम पे, बट अभी रिसेंटली काफी सालों से पूछा नहीं गया है. बट किस्मत हो तो आपको ये आने के चांसेस हो सकते हैं, राइट. फिर जाते हैं कलर के अंदर. मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट आयंस आर कलर्ड बिकॉज ऑफ एफएफ ट्रांजिशन. जैसे डी ब्लॉक में डीडी ट्रांजिशन होता है, वैसे यहां एफएफ ट्रांजिशन होता है. इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +3. तो ये एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे अपना ट्राइऑक्साइड बनाने में या ट्राइहाइड्रोक्साइड बनाने में. सिंपल है, कुछ है नहीं इसके अंदर, राइट. सो मैं इसको ऐसे याद दिलाता हूं कि Al + O2 बच्चों को याद रहता है. सो अपने को पता है ये 3 है और ये 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Al2O3 आ जाएगा. यस. तो सिमिलरली यहां पर अब कोई भी लैंथेनॉइड है और ऑक्सीजन है तो यहां पर Ln2O3 आ जाएगा. ऐसे ही हाइड्रोक्साइड में OH थ्राइस आ जाएगा, सल्फाइड में S3 हो जाएगा. हैलोजेंस एसिड्स के साथ रिएक्ट करके ये बेसिकली क्या बना देगा, हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करके ट्राइहैलाइड्स बना देगा और नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करके मोनोनाइट्राइड बना देगा ना. नो बिग डील ओवर हियर, दिस इज वेरी वेरी सिंपल रिएक्शंस. क्लियर है, डन. चलो फिर आते हैं एक्टिनॉइड्स में. अगेन अ वेरी वेरी शॉर्ट. एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें 5f इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं एंड दे आर इवन मोर पोअर शील्डर्स. सो इसीलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मच लार्जर कंपेयर टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. अगेन जैसे वहां पर कुछ एलिमेंट्स याद करने थे, यहां पर भी कुछ एलिमेंट्स को याद करो बिकॉज ऑफ देयर डिस्ट्रप्टिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, दैट्स वेरी वेरी सिंपल. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वैसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. अगेन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड दीज आर इवन मोर वेरिएबल कंपेयर्ड टू व्हाट, कंपेयर्ड टू आपके लैंथेनॉइड्स. ठीक है, लैंथेनॉइड्स में +3, +4 और +2 दिखता है. यहां पर बहुत सारे दिखेंगे. क्यों दिखेंगे, बिकॉज ऑफ द लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f, 6d एंड 7s. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, दैट व्हाई एक्टिनॉइड्स शो मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर्ड टू lengthenoids. So that is because of the small energy difference between 5f, 6d and 7s. Magnetic properties, one of the sample papers asked this line में से question. Actinoids are generally strongly paramagnetic in nature due to the presence of unpaired electrons, obviously. Their magnetic moment values are smaller than theoretical predicted values. अब theoretical predicted value अगर आपको याद हो, पाजी ने आपको सिखाया √n into n+2, करेक्ट. तो ये √n into n+2 से जो हम प्रेडिक्ट करते हैं वो वैल्यू, थियोरेटिकल प्रेडिक्टेड वैल्यू से मैग्नेटिक मोमेंट जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो स्मॉलर आ रही है. अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, तो उसका कारण है एज 5f इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्टिनॉइड्स आर लेस इफेक्टिवली शील्डेड विच रिजल्ट्स इन ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन. तो ये ऑर्बिट्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, उसकी वजह से ये कहानी जो है वो हो जाती है. करेक्ट है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. फिर मैंने नीचे कुछ डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स को रखा हुआ है. अगेन सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, कोई भी यहां पर पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है. इट्स अ सेल्फ रीडिंग थिंग. आप वीडियो को यहां पर पॉज करेंगे तो आप देखेंगे सारे पॉइंट्स आपके लिए
अच्छे से कवर अप हो चुके हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिमिलैरिटी बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। करेक्ट। सो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पाजी ने आपके लिए होपफुली आसान कर दिया है। हम इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वन शॉट। करेक्ट। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। पाजी मिलता रहेगा आपको टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन और आपको बल्ले बल्ले करवाता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।